हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई एकदम जबरदस्त चल रही होगी। ह्यूमंस के पास और एनिमल सेल्स के पास ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक, क्योंकि ये रोकती नहीं है, ये आने देती है कि अंदर आने दो। बहुत सारे ग्लूकोज जो होते हैं, बेसिकली सारे क्या है, ग्लूकोज है। प्लांट को क्या करना है, विंड रेन ग्रेविटी उन सबको झेलना है, इसलिए उसके पास क्या होती है, रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल मतलब जो अपना शेप मेंटेन करके रखे। इनिशियल वेट सेम साइज सेम वेट सेम एरिया सेम वॉल्यूम, इस हिसाब से ही किया जाएगा। ऑर्गेनेलीज जो भी होते हैं उनकी भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और सेंट्रल बड़ा सा क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ शिक्षामी क्लासेस। और इस वीडियो के अंदर हम आगे सेल वाले चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आपको यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो लास्ट टर्न पे हमने देखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ा था। इस वीडियो में हम आगे सेल वॉल से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो सेल मेम्ब्रेन के अलावा कुछ और भी क्या होती है, लेयर्स होती है, जैसे कि सेल वॉल। तो प्लांट्स के पास भी ये प्रेजेंट होती है, फंजाई के पास भी ये प्रेजेंट होती है और बैक्टीरिया के पास भी ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ह्यूमंस के पास और एनिमल सेल्स के पास ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसलिए हमारे पास भी कोई सेल वॉल नहीं है। ठीक, तो सेल वॉल क्या है, एक आउटर कवरिंग है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी आउटर में एक कवरिंग होती है इन तीनों के पास, जिसे क्या बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है। ठीक, तो सेल वॉल का प्लांट्स में क्या काम होता है, हम उसके बारे में मेन देखें। मेन हम प्लांट्स की ही सेल वॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो प्लांट की जो क्या होती है, सेल वॉल होती है, वो एक तरीके से क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। ठीक, सिंस प्लांट आर फिक्स्ड इन वन प्लेस, हम जानते हैं, हम तो देखो बारिश पड़ेगी तो हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, हवा तेज चलेगी तो भी हम इंडोर्स में चले जाएंगे। पर प्लांट्स जो कि बाहर एग्जिस्ट करते हैं वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके लिए बहुत ज्यादा क्या है, दिक्कत वाली बात है। ठीक, इसलिए ऊपर वाले ने उनको क्या दिए, सेल वॉल दिए, जिससे वो खुद को क्या कर सकते हैं, हवा बारिश पानी और अदर चीजों से बचा सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग है इनके पास, किनके पास, प्लांट्स के पास। तो प्लांट्स की सेल वॉल से रिलेटेड ही हम डिस्कस करेंगे मेनली। ठीक है, तो सेल वॉल क्या करती है, बेसिकली रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। शेप मेंटेन करके रखती है, कौन, सेल वॉल। तो हमने जैसे कि अनियन वाला एक्सपेरिमेंट हो गया या क्रेडल लिली वाला जो एक्सपेरिमेंट हो गया, जिसमें वाटर के केस में रखा था और दूसरा केस क्या था, शुगर सॉल्यूशन था। दोनों केस में क्या था, सेल का शेप मेंटेन रह रहा था, साइज लगभग लगभग मेंटेन रह रहा था। वो किसकी वजह से पॉसिबल है, वो सेल वॉल की वजह से पॉसिबल है। ठीक, लीव्स ऑफ फ्लावर्स क्या रहते हैं, एक तरीके से फर्म रहते हैं, और प्लांट्स क्या रहते हैं, सीधे रहते हैं, किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से। तो एक पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि सेल वॉल का काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का होता है। ठीक, परमिएबिलिटी की बात करें तो हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, पर सेल वॉल क्या होती है, परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब कोई भी आ जाए कोई भी चले जाए, कोई रोक टोक नहीं। ठीक, अलाउस पैसेज ऑफ, ये क्या करती है, बेसिकली वाटर को आने देती है, वाटर को जाने भी देती है, मिनरल्स कोई अंदर आ रहे हैं आने देती है और जाने देती है। तो बेसिकली क्या है, ये परमिएबल है, कोई भी आ जाए कोई भी चले जाए। अलॉन्ग विद द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि सेल मेम्ब्रेन है, इट हेल्प्स रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये क्या करती है, बेसिकली वाटर के एब्जॉर्प्शन में और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट करती है। ठीक, क्योंकि ये रोकती नहीं है, ये आने देती है कि अंदर आने दो। तो अगर प्लांट सेल को हम कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में डिस्कशन है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एक्टिविटी भी देखी थी। तो अनियन पील ले लो, चाहे आप रोही ओलिव जो कि क्रेडल लिली है बेसिकली, उसके सेल्स ले लो और उसके सेल्स को अगर आप शुगर सॉल्यूशन में रखोगे तो क्या होगा, उसके अंदर से पानी क्या होगा, बाहर ज्यादा निकलेगा और अंदर कम जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक, धीरे धीरे देखो ये क्या कर गया, अंदर वाला कंटेंट है, इस आपको क्या दिखाई जा रही है, ये सेल मेम्ब्रेन दिखाई जा रही है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर गई, श्रिंक करती गई, क्योंकि पानी क्या हो गया, बाहर जाता रहा इससे। ठीक, पानी क्योंकि बाहर जाता रहा तो इसकी वजह से ये क्या कर गई, श्रिंक कर जाएगी। ठीक, तो वाटर मूव्स आउट, किसकी, पानी क्या होगा, बाहर आ जाएगा, किसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से। तो जो उसके सेल के अंदर का कंटेंट है यानी कि प्रोटोप्लास्ट, वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा
और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल वॉल से दूर जाती जाएगी और क्या होगा, वो सिकुड़ती जाएगी। ठीक, पर प्लांट सेल जो है ऐसे अगर हम माइक्रोस्कोप वगैरह में देखें तो ऐसा लगेगा नहीं कि उसका हम साइज क्या हो गया, कम हो गया, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि वो अंदर का कंटेंट का साइज ही बस डिक्रीज होता है, बाकी सेल वॉल की वजह से शेप क्या होता है, मेंटेन्ड रहता है। ठीक, एनिमल सेल्स की बात करें, एनिमल सेल्स डू नॉट पजेस अ सेल वॉल, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। तो अगर इनको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा, पानी क्या होगा, बाहर चले जाएगा सेल से, और सेल का साइज क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, जो कि हम माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। तो क्योंकि एनिमल सेल के पास कोई रिजिड सेल वॉल नहीं है तो इसकी वजह से उनका शेप चेंज हो जाता है, पर यह हमारे लिए जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है सेल्स को मूवमेंट में, इन केस ऑफ ह्यूमंस या फिर अदर एनिमल्स। ठीक, अगर हम प्लांट्स के सेल वॉल के कंपोजिशन की बात करें तो प्लांट की सेल वॉल में मेन कंपोजिशन क्या होता है, सेल्यूलोज का होता है। तो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है किसकी सेल वॉल में, प्लांट की सेल वॉल में। ठीक, जो कि सेल्यूलोज क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज जो होते हैं, बेसिकली सारे क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। तो ग्लूकोज की ही चेन होती है क्या, सेल्यूलोज। ठीक, तो अगर हम सेल्यूलोज के छोटे छोटे टुकड़े कर दे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। तो सेल्यूलोज क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कि किससे मिलके बनता है, ग्लूकोज की यूनिट्स को मिला के, जो कि आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। सिर्फ 4 नहीं, और भी होंगी। तो ये ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं। ठीक, और ये क्या बना देती हैं, सेल्यूलोज बना देती हैं। ठीक, अब सेल्यूलोज जरूरी क्यों है? ठीक, सेल्यूलोज क्या करता है, रफेज की तरह एक्ट करता है हमारी डाइट पे। तो जब हम प्लांट्स वगैरह खाते हैं तो उसमें जो क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, वो किसका काम करता है, रफेज का काम करता है, और हमें डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, यही हम बात करें सेल वॉल की अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर, फंजाई और बैक्टीरिया के पास भी क्या होती है, सेल वॉल होती है, जो कि डिफरेंट कंपोनेंट से बनती है, सेल्यूलोज से नहीं बनती। इनका काम भी सेम, प्रोवाइड करना किसको, प्रोटेक्शन को, और मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करना सेल्स के अंदर। ये काम हो गया किसका, सेल वॉल का। किस केस में, बैक्टीरिया के केस में भी और फंजाई के केस में भी। ठीक, तो अब पॉज एंड पॉइंटर वाले क्वेश्चन है, what argument would you give for the necessity of a cell wall in plants usually fixed in one place versus in animals usually moving from one place to another? तो plants जो कि एक ही जगह पर रहते हैं और एनिमल जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ठीक, उनसे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्लांट्स आर फिक्स्ड इन वन प्लेस एंड मस्ट विथस्टैंड विंड, रेन और ग्रेविटी। तो प्लांट को क्या करना है, विंड, रेन, ग्रेविटी, उन सबको झेलना है, इसलिए उसके पास क्या होती है, रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल मतलब जो अपना शेप मेंटेन करके रखे। ठीक, फ्लेक्सिबल का मतलब जिसको हम मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। जैसे लकड़ी है वो कैसी होती है, रिजिड होती है, उसको हम ऐसे बेंड नहीं कर सकते। ठीक, वो सीधा टूट ही जाती है। तो इस सेल वॉल का काम क्या होता है, सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना और शेप प्रोवाइड करने का। एनिमल्स क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसकी वजह से उनको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि हमने थ्योरी में भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। What consequence would you predict of a plant cell if its cell wall were to become as flexible as plasma membrane या cell membrane? तो अगर सेल वॉल रिजिड की जगह क्या हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए, तो प्लांट सेल को क्या दिक्कत हो सकती है, उसकी रिजिडिटी और शेप चले जाएगा, जिसकी वजह से वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में आकर के बस्ट हो जाएगा। जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें पानी बाहर से अंदर आता है और सेल फूलता है। तो यही अगर रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स को अगर पानी में डालूंगा तो वो फट जाएंगे, पर यही प्लांट का सेल जो है वो फटेगा नहीं, वो बस क्या होगा, थोड़ा सा फूल सा जाएगा, पर वो फटेगा नहीं। किसका, प्लांट का सेल। ठीक, तो यही कहा गया है कि अगर सेल वॉल फ्लेक्सिबल हो जाए तो प्लांट सेल भी क्या हो जाएंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में फूलने के बाद बस्ट हो जाएंगे। और क्या काम होता है इसका, मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, वो काम भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। किस केस में, अगर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितनी ही फ्लेक्सिबल हो जाए। थर्ड पॉज एंड पॉन्डर क्या है,
Why is it important to cut the two potato pieces in roughly equal size and measure their weight, initial weight before placing them in different liquids? तो हमने जो पोटैटो वाला एक्सपेरिमेंट किया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लेना, ठीक, डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस केस में, पोटैटो वाले केस में, दोनों पीसेस क्या थे, लगभग लगभग इक्वल साइज के लिए थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि फेयर कंपैरिजन हो। ऐसा तो होगा नहीं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, डिफरेंट साइज के आलू ले ले, हम पोटैटोस डिफरेंट साइज के ले ले, फिर हम कहें कि इसमें 1 ग्राम बढ़ गया, इसमें 1 ग्राम घट गया, ऐसा नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया है, पूरे एक्सपेरिमेंट में हमें क्या लेने हैं, सेम टाइप के क्या लेने हैं, आलू पोटैटो लेने हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो इसका एक्सपेरिमेंट एक बार आपको दिखा दिया जाएगा, ना घर पे भी करके देख सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, क्या पता एक्सपेरिमेंट का लिंक भी नीचे हो। ठीक, इक्वल साइज पीसेस प्रोवाइड सिमिलर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब होगा क्या, अगर इक्वल साइज के हम पोटैटो लेंगे, देखो हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, तो एरिया का और वॉल्यूम का इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर हमने क्या लिए हैं, इक्वल साइज और इक्वल वॉल्यूम के, इक्वल एरिया के क्या लेने हैं, हमें पोटैटो लेने हैं। तो कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो वो सेम इनिशियल वेट, सेम साइज, सेम वेट, सेम एरिया, सेम वॉल्यूम, इस हिसाब से ही किया जाएगा। ठीक, तो इसकी वजह से क्या रहता है, एक एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी हमारे पूरे प्रोसेस में, और हम देख सकते हैं कि ऑस्मोसिस की वजह से कितना चेंज आया है। ठीक, अब हम सेल के अंदर की बात करेंगे, तो सेल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। सेल का जनरली 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके बारे में हमने शुरू में भी देखा था। एक क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, नेक्स्ट क्या आ जाता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, सेमी फ्लूइड होता है, जेली जैसा एक सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक, और इसी के अंदर क्या होता है, जो बाकी अदर सेल ऑर्गेनेलीज है, सारी किसके अंदर होती है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। देन नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस। ठीक, तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जो बेसिकली डीएनए होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे अंदर देखा जाए तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस ही क्या होता है, हमारा कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक, तो न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा होता है किसको, हमारे सेल्स के फंक्शन, इसलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोल देते हैं। ठीक, तो सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम बात करें तो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, यानी कि सेल के अंदर पाए जाने वाले और जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर या फिर सेल ऑर्गेनल्स बोल रहे हैं, या ऑर्गेनेलीज बोल रहे हैं। इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, अलग अलग सेल ऑर्गेनेली का क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, जिस बेसिस पे वो क्या हो रहा होता है, सेल ऑर्गेनेलीज पूरे सेल को कंट्रोल कर रही होती है, बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक, माइक्रोस्कोपिक होते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने पहले भी बताया था क्या, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, बट नेकेड आई से, बिना अनएडेड आई से देखना पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो हम बेसिकली इस किसके बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरियल सेल के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। बाकी इनके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेलीज है उनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो हम बात करें सबसे पहले किसमें, बैक्टीरिया का डायग्राम आप देख सकते हो, इसमें आपको अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। बैक्टीरिया और प्लांट दोनों के पास ही क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। इसके पास छोटे छोटे डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ये क्या है, राइबोसोम है। अब जो बैक्टीरिया होता है उसके पास खुद का न्यूक्लियस तो होता नहीं है। ठीक, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, पर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि डीएनए, वो आपको ये पर्पल कलर से दिखाया गया है, और उस पूरे रीजन को क्या बोला जा रहा है, जहां पर ये डीएनए प्रेजेंट है, उसे बोला जा रहा है न्यूक्लियोइड। क्या बोला जा रहा है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस अलग है, न्यूक्लियोइड अलग है। ठीक, और साइटोप्लाज्म देखो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म तो होगा ही, और इसके पास कुछ एक्स्ट्रा क्या होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि किस में काम करेंगे, लोकोमोशन में काम करेंगे। ठीक, तो बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक टाइप का क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे हम अभी, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स पढ़ेंगे। तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक सेल, देखो प्रो जो वर्ड है वो कहाँ से आया, ग्रीक लैंग्वेज से आया, जिसका मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि पुराने टाइप का। और कैरियोटिक जो वर्ड है वो किससे आया, कैरियन से आया, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक,
क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जिसका न्यूक्लियस क्या है, पुराना है, प्रिमिटिव है, यानी कि अनडेवलप्ड है, तो सेल्स विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि जिसका न्यूक्लियस, ट्रू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डेवलप्ड। ठीक, तो जिसका न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं है, यानी कि विदाउट, और ना उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, यानी कि आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, तो इन प्रोकैरियोट्स के पास ये कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि वो सारी सेल ऑर्गेनेलीज जिनके पास खुद की बाउंड्री होती है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सिर्फ हमने क्या देखा था, एक ही सेल ऑर्गेनेली है, कौन सा, राइबोसोम। राइबोसोम ही ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो तीनों के पास है। ठीक, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो तीनों टाइप के सेल्स के पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में तो नहीं होता, पर कहाँ पर होता है, न्यूक्लियोइड वाले रीजन में होता है, जिसकी भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक, ना इस न्यूक्लियस जैसे रीजन के, यानी कि न्यूक्लियोइड की कोई मेम्ब्रेन है, ना इनके पास ऑर्गेनेलीज जो भी होते हैं उनकी भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया। ठीक, तो यहाँ पे दिखाया गया बेसिकली बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल दिखाया गया है। ठीक, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर था इसे क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम बोलते हैं, और ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इन्हें क्या बोलते हैं, पिलाई बोलते हैं, पिली बोलते हैं। ठीक, और ये रहा उनका न्यूक्लियोइड वाला रीजन जिसमें डीएनए क्या कर रहा है, बस फ्लोट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट, बैक्टीरियल सेल के बारे में, जैसे कि अभी हमने देखा बैक्टीरियल सेल का खुद का कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड वाले रीजन में होता है। तो बैक्टीरियल सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ठीक, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट इसके बाद, यानी कि ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना क्लोरोप्लास्ट, ना गोल्जी एपिटस, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन वाला नहीं होता। तो होता क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है क्योंकि उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक, साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी की बात करें तो एक ही इसके पास सेल है, यूनिसेल्युलर है बैक्टीरिया, तो सारी उसके जो भी एक्टिविटीज होंगी सब किसके अंदर होंगी, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी। ठीक, तो इसलिए बैक्टीरियल सेल किस टाइप का हो गया, प्रोकैरियोटिक कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके पास इन दो फीचर्स की वजह से स्पेशली इसको किस में रखा गया है, प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, यानी कि वेल डेवलप्ड, अच्छा खासा डेवलप्ड होगा, कौन, यू। ठीक, और कैरियन का मतलब क्या हो जाता है, न्यूक्लियस हो जाता है। तो अच्छा खासा डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है किसके पास, जिन सेल्स के पास, उनको हम क्या बोल देते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स बोल देते हैं। ठीक, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया, और इनके पास वो सारी ऑर्गेनेलीज जिनके पास क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे गोल्जी एपिटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इनके पास क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के पास प्रेजेंट होते हैं। और ह्यूमंस भी किस कैटेगरी में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं हमारे पास। ठीक, तो एग्जांपल्स की बात करें तो प्लांट सेल हो गया वो यूकैरियोटिक है, और एनिमल सेल्स हो गया वो भी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कुछ प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल के पास क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, क्योंकि देखो यूकैरियोट है तो ये दोनों फीचर तो आएंगे ही आएंगे। इसके पास प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है जो कि एनिमल सेल के पास नहीं होती है, तो एक डिफरेंस का पॉइंट हो गया ये। प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि एनिमल सेल पे प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, यूजुअली कंटेन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, तो प्लांट सेल के पास एक बड़ा सा, आप देख सकते हो ये तालाब जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, स्विमिंग पूल जैसा, तो ये बेसिकली क्या है, ये वैक्यूल होता है। ये जो आपको दिखाया गया जूम करके क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया बेसिकली, ये थोड़ा इस वाली जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ये जो आपको जूम करके दिखाया है ये क्लोरोप्लास्ट दिखाया है जो ये रहा, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, वैक्यूल है। ठीक, तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और सेंट्रल बड़ा सा क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, एनिमल सेल के बारे में। ठीक, तो अगर हम एनिमल सेल के बारे में बात करें तो एनिमल सेल के पास भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, तभी हम इसको किस कैटेगरी में रख रहे हैं, यूकैरियोटिक की कैटेगरी में रख रहे हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है। ना कोई सेल वॉल है, ना कोई क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है किसके पास, एनिमल सेल के पास। आप देख सकते हो इस डायग्राम में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है यहाँ पर, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई सेल वॉल नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो न्यूक्लियस की स्पेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कंपैरिजन करें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, बुक में आपका एक एक्टिविटी में और मेंशन्ड है तीनों सेल्स के बारे में, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक, आपको पूरा उसका टेबल अगर आपसे नहीं वो फुलफिल होती, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा है उसी में सारे आंसर्स हैं उस टेबल के, अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो उस एक्टिविटी को आप खुद से कर सकते हो। तो अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, उसमें भी हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक, तो कंपैरिजन देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसके पास होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास। ठीक, पुराने टाइप का प्रिमिटिव यानी कि अनडेवलप्ड न्यूक्लियस किसके पास होता है, न्यूक्लियोइड जिसे बोल देते हैं, तो न्यूक्लियोइड होता है किसके पास, प्रोकैरियोटिक सेल के पास। और यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियोइड नहीं होता। ठीक, डायमीटर की बात करें यानी कि साइज की बात करें तो 1 से 10 माइक्रोमीटर हो गया, 1 से 10 माइक्रोमीटर किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। और यूकैरियोटिक सेल की बात करें 10 to 100 हो जाएगा। नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और यही हम बात करें किसकी, यूकैरियोटिक सेल्स की, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर में यूकैरियोट में बात करूं तो अमीबा, अमीबा आपने सुना होगा। तो अमीबा कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक होता है। और मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक में तो ह्यूमंस ही आ गए। ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज किसमें एब्सेंट है, प्रोकैरियोट्स में, और होती किसमें है, यूकैरियोटिक सेल के पास। ठीक, अच्छा खासा डेवलप्ड न्यूक्लियस यानी कि वेल बाउंड न्यूक्लियस किसमें होता है, यूकैरियोट्स के पास। और प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक, अब एक देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे थे, ये लो टॉपिक नया ऐड किया एनसीईआरटी के अंदर, ये पहले एनसीईआरटी का पार्ट कहीं भी नहीं था। इवन ये टॉपिक पहले 11th क्लास में आता था, अब छोटा सा एक दो लाइन बता दी गई है किससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इसको हम देखते हैं। ठीक, तो वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स के बारे में रेडी टू गो बियॉन्ड में हमें बताया गया है कुछ डिफरेंट चीजों के बारे में। ठीक, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रेयॉन्स आर एसेलुलर यानी कि इनके पास खुद का कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता। ये क्या होते हैं, एसेलुलर होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक, तो वायरस के पास खुद का कोई सेल नहीं है, वायरॉइड्स के पास खुद का कोई सेल है, प्रायॉन्स के पास भी खुद का कोई सेल नहीं है। इसलिए हम इनको ट्रूली लिविंग भी नहीं कहते, क्योंकि लिविंग की कंडीशन क्या है, लिविंग के पास सेल होना चाहिए, पर इनके पास सेल नहीं होता, इनके पास सेल एब्सेंट होता है। ठीक, अब इनको हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक, तो इनको देखने के लिए, अच्छे से देखने के लिए बेसिकली किसका यूज कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। ठीक, वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ सम जेनेटिक मटेरियल विद द प्रोटीन। अब देखो एक टाइप का वायरस आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, या फिर कोरोना वायरस आपको पता ही होगा। ठीक, तो बेसिकली ये एक टाइप का वायरस है जो कि किसको इन्फेक्शन करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है। ये दो चीजों का मिलके बना है। ठीक, दो चीजें क्या है इसके अंदर, एक तो है इसकी बाहर प्रोटीन कोट, क्या कहते हैं इसे, प्रोटीन कोट। तो बाहर की तरफ है प्रोटीन और अंदर की तरफ है इसका जेनेटिक मटेरियल। ये जो वायरस बनाया है उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए। पर जो कोरोना वायरस था,
कोरोना वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, आरएनए, और उसके पास और क्या होगा, प्रोटीन कोट होगी। ठीक, तो जो वायरस होते हैं वो दो चीज को मिलके बनते हैं, क्या, एक तो हो गया प्रोटीन कोट और दूसरा हो गया जेनेटिक मटेरियल। ठीक, अब जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। किसी वायरस में आरएनए होगा और किसी वायरस में क्या होगा, डीएनए होगा। एक वायरस के अंदर, एक ही टाइप के वायरस के अंदर दोनों चीजें प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि जितने भी कोरोना वायरस हैं सबके पास क्या होगा, आरएनए होगा, और जितने भी इस टाइप के जो वायरस हैं, ठीक, इनके पास क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, ठीक, तो नेक्स्ट बात करते हैं वायरॉइड्स के बारे में। अब वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, इनके पास कोई प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती। तो जो वायरॉइड्स होते हैं वो सिर्फ किसके बनते हैं, आरएनए के बने हुए होते हैं और इनके पास कोई कोटिंग नहीं होती। यही हम बात करें किसके बारे में, नेक्स्ट प्रायॉन्स के बारे में। किसके बारे में, प्रायॉन्स के बारे में। तो प्रायॉन सिर्फ बने होते हैं किसके, प्रोटीन के। ठीक, कितना आसान हो गया याद करना। ठीक, वायरस से प्रोटीन भी होगा, जेनेटिक मटेरियल भी होगा। वायरॉइड के पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही होगा जो कि क्या होगा, आरएनए होगा। प्रोटीन्स के पास क्या होगा, सिर्फ प्रोटीन होगा। ठीक, तो प्रायॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रायॉन्स होते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स होते हैं उनको फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर शेप चाहिए होता है। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो अपने शेप उनका गड़बड़ा जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन। यानी कि वो प्रोटीन्स जो अच्छे से फोल्ड नहीं हुए हैं उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बोल रहे हैं। और यही मिसफोल्डेड प्रोटीन्स आगे जाके बीमारी करते हैं। ठीक, और ये होते किसकी वजह से, प्रायॉन्स की वजह से। जैसे कुछ कैटल्स हैं बेसिकली, उनमें क्या हो जाता है, गाय में हो जाती है क्या, एक बीमारी जिसे कहते हैं मैड काउ डिसीज। क्या कहते हैं, मैड काउ डिसीज बोलते हैं। ठीक, क्यों बोलते हैं उसे मैड काउ डिसीज, क्योंकि उसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम में बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, किसकी वजह से, प्रायॉन्स की वजह से, एनिमल्स के केस में। ठीक, रेडी टू गो बियॉन्ड। अब किसके बारे में बताया गया है, इस पैराग्राफ के अंदर दो चीजों के बारे में मेन बताया गया है। एक तो हो गया साइटोस्केलेटन और दूसरा हो गया सेल इंक्लूजन्स। तो दो चीजों के बारे में मेन पढ़ेंगे हम इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक, तो सबसे पहले हम साइटोस्केलेटन की बात करते हैं। स्केलेटन जो वर्ड है आपने सुना होगा, बेसिकली जो हमारी बोन का पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक तरीके का ढांचा, फ्रेमवर्क। ठीक, फ्रेमवर्क है वो हमारे पूरे इसका बॉडी का, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी खड़ी हो सकती है। ठीक, अब देखा जाए घर है, घर के अंदर क्या डालते हैं, घर या बिल्डिंग को भी बनती है तो उसके अंदर सरिये डाले जाते हैं। ठीक, रॉड्स डाली जाती हैं, पिलर्स बनाए जाते हैं। तो ऐसा किस लिए किया जाता है, वो उसका स्केलेटल सिस्टम है जिसके बिना वो पूरा ही क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक, तो इसलिए क्या किया जाता है, ऐसे केसेस में स्केलेटन की जरूरत पड़ती है। पर यही हम बात करें किसके केस में, सेल के केस में, तो सेल के केस में अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। तो वो अपनी जगह पे किसकी वजह से होते हैं, वो साइटोस्केलेटन की वजह से ही अपनी जगह पर मेंटेन्ड है। ठीक, तो ये साइटोस्केलेटन क्या करेगा, उसको शेप प्रोवाइड करेगा, मेंटेन करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक, और उसके मूवमेंट में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा, किसके मूवमेंट में, सेल के अंदर। तो सेल को सपोर्ट करना, सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करना। ठीक, सेल के अंदर कुछ चीजें इंटरनली ट्रांसपोर्ट करनी एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी पॉसिबल है किसकी वजह से, इसी साइटोस्केलेटन की मदद से। ये साइटोस्केलेटन सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा, लाइट माइक्रोस्कोप से हम इस साइटोस्केलेटन को नहीं देख सकते। ठीक, तो इतना ही पार्ट था हमारा साइटोस्केलेटन का। अब नेक्स्ट इस पैराग्राफ में बताया गया है सेल इंक्लूजन्स के बारे में। किसके बारे में, सेल इंक्लूजन्स के बारे में। अब ये जो सेल इंक्लूजन्स होते हैं, यानी कि सेल क्या करते हैं, खास करके प्लांट सेल कुछ चीजों को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, किस फॉर्म में, सेल इंक्लूजन्स की फॉर्म में। ठीक, पैकेट्स मान लो जिसके अंदर कुछ चीजें स्टोर्ड हैं। ठीक, जैसे कि स्टार्च, प्लांट के अंदर स्टार्च तो सारे ही प्लांट स्टोर करते हैं। ठीक, प्लांट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और उस ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट स्टोर करते हैं। ठीक, कुछ प्लांट सेल्स, सारे नहीं, कुछ प्लांट सेल क्या करते हैं,
कैल्शियम ऑक्सलेट और सिलिका को भी क्या करते हैं, इंक्लूजन्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, बनिए रहिएगा हमारे साथ, पूरी सीरीज के अंदर हम सारे ही चैप्टर्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। आपको सारे ही सब्जेक्ट्स का कंटेंट सारा ही इसी चैनल पे आपको सारा मिलेगा, और जितने भी ये नोट्स हैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल पे या हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, और कोई भी अगर डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।